जय हिंद, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। खबरों की शुरुआत करते हैं। देखिए, कल लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को मंजूरी मिल जाने के बाद आज बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा में दोपहर 1 बजे बिल पर चर्चा शुरू होगी। राज्यसभा में भी स्थिति सरकार के पक्ष में दिखाई दे रही है। राज्यसभा में कुल सांसदों की संख्या 245 है, लेकिन मौजूदा समय में 236 सांसद हैं। राज्यसभा की 9 सीटें अभी खाली हैं। राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक को पास कराने के लिए 119 सांसदों की आवश्यकता है। आंकड़ों के मुताबिक राज्यसभा में भी एनडीए को पूर्ण बहुमत है। राज्यसभा में नंबर के हिसाब से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी के कुल 98 सांसद हैं। राज्यसभा में एनडीए के सभी घटक दलों को मिला दिया जाए तो सांसदों की कुल संख्या 115 है। इसके अलावा 6 मनोनीत सदस्यों की संख्या को मिला दिया जाए तो यह नंबर 121 हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के 27 राज्यसभा सांसद हैं। इसके बाद टीएमसी, आप, द्रमुक अगली बड़ी पार्टी है। बीजू जनता दल के 7 सांसद हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा राज्यसभा में वक्फ बिल को लेकर संबोधित करेंगे। तो कल लोकसभा से पास हुआ है, आज राज्यसभा में पास होना है। अब देखना होगा कि पास करा पाएगी या नहीं पेश होने के बाद इस बिल के। बहरहाल जो संख्या बल है, अगर आप ऐसे देखें तो ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल नहीं होने वाला। तो देखिए, आज राज्यसभा में वक्फ बिल जो है वो पेश होगा। ऐसे समझिए कि वक्फ संशोधन बिल जो है वो लोकसभा से क्योंकि पास हो चुका है, आज दोपहर 1 बजे पेश किया जाना है इसे राज्यसभा में। इसके अलावा राज्यसभा के अगर कुल सांसदों की संख्या आप देखें तो 245 है ये संख्या। वर्तमान में 236 सांसद हैं और 9 सीट जो है वो खाली है 245 सीट में से। इसके अलावा राज्यसभा में 119 सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी इस बिल को पास कराने के लिए। बीजेपी के कुल सांसदों की बात करें तो यह संख्या 98 है राज्यसभा में। एनडीए की अगर कुल सांसदों की बात करें, मतलब सहयोगी घटक दलों की बात करें तो 115 ये संख्या हो जाती है। इसके अलावा राज्यसभा में 6 मनोनीत सांसद भी हैं। कांग्रेस की अगर आप बात करें तो 27 सांसद राज्यसभा में हैं और संख्या बल के हिसाब से स्थिति सरकार के पक्ष में होती हुई नजर आ रही है। तो ये अब खास है। इसके अलावा राज्यसभा में बीजेपी के स्पीकर, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करने वाले हैं। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह भी जवाब दे सकते हैं। लोकसभा में भी उन्होंने जवाब दिया था। सुधांशु त्रिवेदी सरकार का पक्ष रखने वाले हैं। जी हां, बृजलाल और भागवत कराड़ सदन में बोलेंगे। राधा मोहन अग्रवाल भी वक्ता की लिस्ट में हैं। तो आज भी जो चर्चा है वो गहमा गहमी काफी महत्वपूर्ण है, ये हो सकती है। और ये भी आप समझिए कि जिस तरह से राज्यसभा में नंबर गेम है, सवाल पहले तो यही था कि ये जो 6 मनोनीत सदस्य हैं वो आखिरकार किसकी तरफ जाएंगे, लेकिन अमूमन ऐसा ही होता है जिस जो सरकार लेकर आती है उन्हीं की तरफ होते हैं वो। तो देखिए, राज्यसभा में मौजूद कुल सदस्यों की संख्या 236 है। यहाँ भी बीजेपी का नंबर सबसे अधिक है। बीजेपी के कुल 98 सदस्य हैं। वहीं एनडीए के कुल सांसदों की संख्या 115 है सदस्यों की संख्या, लेकिन 6 मनोनीत सांसद भी बीजेपी का साथ देंगे। तो अगर इसमें 6 मनोनीत सदस्यों को भी आप शामिल कर दे तो यह आंकड़ा 121 तक पहुंच जाता है। जबकि राज्यसभा में बिल को पास कराने के लिए 119 सदस्यों की जरूरत है, यानी एनडीए के पास यहां जरूरत से 2 ज्यादा हैं। जबकि विपक्षी खेमे की अगर आप बात करें तो कांग्रेस के पास 27 सांसद हैं। इंडिया गठबंधन के कुल सदस्यों की संख्या 58 है, लेकिन वाईएसआर कांग्रेस के 9, बीजेडी के 7, एआईडीएमके के 4, तमाम पार्टियों को मिलाकर विपक्षी खेमा 85 तक पहुंच रहा है। तो राज्यसभा में 3 ऐसे भी सदस्य हैं जो ना ही इंडिया गठबंधन ना ही एनडीए का हिस्सा है। तो ऐसे में आप देखना ये होगा कि आखिरकार ये किस तरफ से जाते हैं, किसके साथ जाएंगे, ये भी दरकार होगी देखने की। तो बिल पास कराने के लिए 119 की जरूरत है। हालांकि जो अभी संख्या है, ऐसा लगता है कि 121 तक जो संख्या है वो पहुंच सकती है। नंबर गेम की अगर आप बात करें तो एनडीए के लिए बहुत मुश्किलें जो हैं वो फिलहाल होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। बीजेपी की अगर आप बात करें तो 98 सांसद इनके खुद के हैं, और अगर साथी जो हैं उनकी बात कर ले तो कुल मिलाकर ये संख्या 115 हो रही है और नॉमिनेटेड 6 सदस्य भी हैं। और चलिए इसी खबर पर जाते जानकारी के साथ बातचीत के लिए धीरज त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े और अभिषेक शर्मा मुंबई से हमारे साथ जुड़े। इसके अलावा राजेश भी जुड़ेंगे हमारे साथ रांची से। लेकिन सबसे पहले धीरज, अभी आप ही के पास आते हुए, कल का दिन बेहद ऐतिहासिक रहा जहां लोकसभा में 12 घंटे से ज्यादा की चर्चा हुई और उसके बाद ये बिल जो है पास हो गया। धीरज, अब इंतजार इस बात का कि राज्यसभा में क्या कुछ होगा। हालांकि नंबर गेम को अगर देखें तो बहुत मुश्किल यहां पर बीजेपी के लिए लग नहीं रहा। बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से
वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पास कराया गया है। अब देश भर में इसको लेकर विरोध भी हो रहा है। मुस्लिम समाज के जो तमाम प्रतिनिधि हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो वक्फ की संपत्तियां हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार साजिश के तहत कब्जा करना चाह रही है और यही कारण है कि वह इस प्रकार का विधेयक पास करा रही है। आपने जो बात कही कि लोकसभा में तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के आधार पर इसे पास कराने में सफलता हासिल कर ली, लेकिन राज्यसभा में अभी भारतीय जनता पार्टी को तमाम उन सहयोगी दलों के साथ की जरूरत है और देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में क्या कुछ वोट मिल पाता है। हालांकि तमाम स्तर पर इसकी लगातार नाराजगी देखने को मिल रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी कहा गया कि हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे, आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी तो हम आंदोलन भी करेंगे। हम इस वक्त राजधानी लखनऊ के जो सबसे प्रमुख ऐशबाग ईदगाह है वहां पर है। यहाँ के जो मौलाना सूफियान निजामी साहब है उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि निजामी साहब, लोकसभा में तो विधेयक पास हो गया है, राज्यसभा में आज चर्चा होनी, देखना होगा कि क्या कुछ मत मिलते हैं बीजेपी को। आप इस पूरे बिल को किस प्रकार से देखते हैं और आगे की आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी रहेगी? देखिए, ये निहायत अफसोस की बात है कि सरकार ने ताकत की बुनियाद पर माइनॉरिटीज़ और अल्पसंख्यकों की आवाज़ को नज़रअंदाज करके ये बिल अपनी बहुमत की बुनियाद पर पेश किया और उसको पास कराया है। सवाल इस बात का है कि मरीज़ खुद इलाज झोला छाप डॉक्टर से ना कराना चाहे, लेकिन झोला छाप डॉक्टर ये कहे कि भाई इलाज तो हम ही करेंगे। यही सूरत हाल इस वक्त है। मुसलमानों को इस बिल की कोई ज़रूरत नहीं है। मुसलमान इस बिल को रिजेक्ट कर रहा है। वो जानता है कि इस बिल में जो 44 अमेंडमेंट किए गए हैं उन अमेंडमेंट में किस तरीके से ये आसानी पैदा की गई है कि वक्फ़ की ज़मीन को कब्ज़ा किया जाए, वक्फ़ की ज़मीन पर सरकारी कब्ज़ा हो सके और आपका जो हक़ है और आपका हुकूक़ है उससे आपको दस्तबरदार कर दिया जाए। तो ये ताकत की बुनियाद पर पास कराया हुआ एक बिल है। लेकिन बहरहाल मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन तमाम विपक्षी पार्टियों का, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो या दूसरी पार्टियाँ हों, जिन्होंने रात में 1:30 बजे तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और सिर्फ दर्ज नहीं कराई बल्कि मुसलमानों की हिमायत, अल्पसंख्यकों के हक़ और हुकूक़ के लिए उसके ख़िलाफ़ वोटिंग की है। और जिन लोगों ने मुसलमानों के साथ दगा किया, चाहे टीडीपी हो, चाहे जेडीयू हो या और दूसरी पार्टियाँ हों, लोकदल हो, इन तमाम लोगों ने मुसलमानों के नाम पर वोट तो खूब लिए, मुसलमानों के अफ्तार में भी शामिल हुए, मुसलमानों जैसी टोपियां भी लगाई, लेकिन तो कहीं ना कहीं देखिए धीरज जो मुसलमानों का नाराजगी है साथ वो देने नजर का, आ उस रही है वक्त और इस मुसलमानों बात की को लेकर पीठ पर छुरा सेटिस्फैक्शन भी है कि कई ऐसी पार्टियां हैं बहरहाल जिन्होंने सरकार सपोर्ट किया। धीरज आप रहिए हमारे साथ, मुंबई से हमारे सहयोगी अभिषेक की भी मौजूदगी हमारे साथ है लगातार। अभिषेक, देखिए बेहद महत्वपूर्ण होगा ये देखना आज राज्यसभा में कि जो नंबर जिसकी बात लगातार हो रही है कि 98 सदस्य खुद के हैं, इसके अलावा अगर एनडीए को मिला दिया जाए तो 115 और 6 मनोनीत मतलब 121, मतलब जो बहुमत चाहिए उससे 2 ज्यादा। ऐसे में आज ये भी देखना इंपॉर्टेंट है अभिषेक कि आखिरकार कौन कौन से और जो पार्टियां हैं वो सरकार के साथ हैं। और बिल्कुल देखिए सही कहा आपने। देखिए अग्नि परीक्षा बीजेपी की है, अग्नि परीक्षा उन लोगों की भी है जो लोग एनडीए के साथ यानी यूं कहीं बीजेपी के साथ हैं और जो लोग यूपीए के साथ हैं। यह दिखाना होगा कि देखिए जिस तरीके से एक तबका आप समझिए कि मुस्लिम समाज के लोग हैं या फिर जो मुस्लिम समाज के हितैषी लोग हैं वह लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अभी वक्त है कि जो लोग भी इस बिल का समर्थन कर रहे हैं वह खुलकर समर्थन करें, जो विरोध करे खुलकर विरोध करे। और यह साफ है कि बीजेपी देखिए जिस तरीके से लोकसभा में इस बिल को पास कराने में सफल रही है, यह माना जा रहा है कि लोग कि राज्यसभा में भी इस बिल को पास करने में सफल रहेगी। इसमें कोई दो मत नहीं है। भले ही उनके पास बहुमत के कुछ ही आंकड़े दूर हैं, लेकिन यह साफ है कि वह किसी भी सूरत में इस बिल को राज्यसभा में पास कराए जाएंगे। लेकिन इस पूरे मामले पर आखिरकार मुंबई कर क्या सोचते हैं, मुंबई की जनता क्या सोचती है, कुछ लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे साहब, एक वक्फ बोर्ड के बारे में आप सुना होगा आपने, बिल जो उसके संशोधित बिल आया है, आपके हिसाब से क्या है, बिल सही है जो संशोधन हुआ है या गलत है, और गलत है तो क्यों है? महीने है तो ऐसा कुछ इतना उसके अंदर डीप नहीं गया है, लेकिन जो बीजेपी का वो वोटिंग के हिसाब से उनका विजय हुआ है वो उस हिसाब से वो आगे राज्यसभा में भी पास करवा लेंगे और ये बिल पास हो जाएगा। और बाकी उसके अंदर क्या है वो मुझे उसके अंदर कुछ डीपली पता ही नहीं है, तो मैं उसके लिए कुछ बोल ही नहीं सकता है। डीपली पता नहीं, समझ सकता हूँ, नहीं बोल सकते कुछ। आप क्या कहेंगे वक्फ बोर्ड को लेकर, जिस तरीके से बिल अब चूंकि संसद में पास हो चुका है, राज्यसभा में भी उम्मीद है आज पास हो जाएगा? किसके तरफ पास हो रहा है? राज्यसभा में, यानी वक्फ बोर्ड का जो संशोधन बिल आया है उसको लेकर आपकी राय क्या है? क्योंकि जो तमाम ऐसे अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि नहीं उससे सरकार जमीन हड़प लेगी, तमाम चीजें हैं, आपकी राय क्या है? हमारी राय तो ये है कि बिल पास होना नहीं चाहिए। जो पहले से जो ये हुआ है
ये जैसा पड़ा था पहला वक्फ बोर्ड का पास वैसे ही रहना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए ऐसा। लेकिन उसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो लोग जिनके पास है, यानी जो वक्फ बोर्ड के लोग हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उस प्रॉपर्टी का मिसयूज कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय ने आप जैसे लोगों के लिए वो सही उसका नहीं मिल पा रहा है कुछ। नहीं, ऐसा कुछ गलत तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ सुनने में ऐसा कुछ नहीं आ रहा है सही, जो भी कर रहा है उस मुस्लिम समाज सही कर रहा है, गलत नहीं किया है कुछ, सही कर रहा है। हाँ जी हाँ। तो यानी इसमें कहीं पर भी आपको नहीं लगता है कि बिल किसी सूरत में पास नहीं होना चाहिए, लेकिन पास नहीं हो गया है। नहीं होना चाहिए था, अभी हो गया है, अभी उनका सरकार है, जो भी है वो जो करे वो करे, जो करें वो करें। बिल्कुल। अब देख रहे हैं कारीगर एक साधारण कारीगर हैं, इनसे भी शायद को पता होगा, पूछता हूं इनसे क्या कहेंगे वक्फ बोर्ड का बिल के बारे में, पता है कुछ आपको? हमको तो कुछ पता नहीं है भाई। पता नहीं, आप देख रहा हूं आप अच्छा देखिए अभिषेक, यही बात है जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे अभिषेक, कि एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है अभिषेक जिनको इस बिल के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो कुछ जानते ही नहीं है कि इस बिल में पहले क्या था अब क्या है, बस उनको इस चीज से मतलब है कि ये जो था वैसे ही रहना चाहिए। और क्योंकि ये एक जो अगर आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी बात करें तो ये बताने की कोशिश की गई है कि जमीन हड़प ली जाएगी, और शायद उनके मन में ये बात बैठी है, कम से कम जितने लोगों से आप बात कर रहे हैं फिलहाल तो यही पता चल रहा है अभिषेक। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ लोग और हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, कुछ लोग और हैं। क्या कहेंगे साहब, वक्फ बोर्ड के लोकल संशोधन बिल पास हुआ है और आज असमा पास होने की उम्मीद है, क्या कहेंगे आप? आपको क्या लगता है इस बिल से मुस्लिम समाज का भला होगा या जो एक अफवाह फैलाई जा रही है कि उनका नुकसान? नहीं, मुस्लिम लोग का तो भला होएगा, ऐसा लोग बोल रहे हैं इस विषय में कि लोग का जो गरीब है मुस्लिम उनका भला होएगा, ऐसा बोल रहे हैं लोग। बिल्कुल। लेकिन जो एक अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि मुस्लिम समाज की जो प्रॉपर्टी है, जो दान की गई प्रॉपर्टी है, उसको जब सरकार कर लेगी, ऐसा होने वाला तो नहीं है, सच्चाई है, लेकिन जो अफवाहें फैलाई जा रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वो गलत है। हाँ, गलत है। तो जो बिल की जरूरत थी लगता है देश में, हाँ हाँ, तो बिल का पास होना जरूरी था। बिल का पास होना जरूरी है। आप तो ये देख रहे हैं, क्या वक्फ बोर्ड के बिल के बारे में कुछ पता आपको? वक्फ बोर्ड का जो संशोधन बिल जो पास हुआ, कुछ पता आपको? नहीं पता है। तो दादा एक इनसे पूछने की कोशिश करता हूँ, क्या कहेंगे, कहाँ से हैं आप? मुंबई से ही हैं? मुंबई से? जी हाँ। क्या कहेंगे वक्फ बोर्ड का जो बिल संसद में पास हुआ, संशोधन बिल जो आया था, उसके बारे में कुछ जानकारी है? जो कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज का ठीक है अभिषेक, आप रहिए हमारे साथ, धीरज की भी मौजूदगी लगातार हमारे साथ है, आप बातचीत करते रहिए। धीरज देखिए, जब मुंबई अभिषेक से बातचीत हो रही है आम लोगों की, मतलब ऐसा लगता है कि 90% लोग ऐसे हैं जिनको इस बिल के बारे में कुछ नहीं पता है, बस वो ये कह रहे हैं कि जैसा था वैसा रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक माइंडसेट करने की कोशिश की गई है। ये बात भी आप वहां जो जिनसे आप बातचीत कर रहे थे उनसे भी पूछिए, और कहीं ना कहीं जो राय है ये जानने की कोशिश कीजिए अभिषेक। धीरज। बिल्कुल खुशबू, देखिए जो वक्फ संशोधन विधेयक की बात हो रही है, तमाम सारे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, ठीक है धीरज, हम आपके पास आएंगे इसी सवाल के साथ। शहनवाज हुसैन कुछ कह रहे हैं, सीधा सुना देते हैं दर्शकों को। इससे मुतासिर नहीं होगी, बल्कि इसमें पूरी तरह से प्रोटेक्ट होगी। ठीक है धीरज, अपनी बात पूरी करिए जी। देखिए खुशबू, मुस्लिम समाज के जो तमाम पढ़े लिखे लोग हैं, जो धर्मगुरु हैं, जो मौलाना हैं, उन लोगों की तरफ से इस बिल का पुरजोर तरीके से विरोध किया जा रहा है, लेकिन जो तमाम सारे मुस्लिम समाज के ज़्यादातर जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, वह इस बिल के बारे में नहीं जान रहे। अभी ईद की जब नमाज हो रही थी, ऐशबाग ईदगाह पे हम मौजूद थे, तमाम सारे जो लोग थे वो हाथ में काली पट्टी बांध कर आए हुए थे। हमने जब उनसे पूछा कि आखिर आप हाथ में काली पट्टी क्यों बांधे हुए, तो कुछ लोगों ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर। तमाम सारे लोगों को यह जानकारी ही नहीं थी कि इस विधेयक में क्या कुछ संशोधन होने वाले हैं, क्या कुछ है, और बहुत सारे ऐसे भी लोग थे सिर्फ काली पट्टी बांधे हुए थे, किस वजह से बांधे उन्हें यह भी नहीं पता था। मौलाना साहब हैं, उनसे बात करेंगे, सुफियान भाई, कि तमाम सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है, और आप जो लोग हैं वो लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए जाहिर सी बात है कि जानकारी होना और जानकारी का इल्म ना होना, ये दोनों चीज़ें अलग हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप देखेंगे कि आवाम का तबका होता है वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है। बहुत सी चीज़ें उसको बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं कि इस बिल में आपके हक़ के लिए क्या क्या चीज़ें नुकसानदेह होती हैं, और जाहिर सी बात है कि तकरीबन 25% से 30% जो तबका होता है वही पढ़ा लिखा होता है,
जिसको इस बात का इल्म होता है कि उनके लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। लेकिन बहरहाल जिन लोगों को नहीं भी पता है, हमारी ये कोशिश है कि उनको इस बिल की नुकसानात और इस बिल के ख़तरात से वाकिफ़ कराया जाए, ताकि वो किसी तरीके से किसी भी फ़रेब का शिकार ना बन सकें। और आपने देखा कि कुछ बड़े पैमाने पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से और दूसरी तंजीमात की जानिब से ये इंतजामात किया जा रहा है कि पॉइंट दर पॉइंट आप उनको आगाह करें कि भाई इसमें क्या नुकसानात हैं। राजेश तोमर की मौजूदगी रांची से अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, बात कीजिए लोगों से और पूछिए कि क्योंकि लोकसभा में तो पास हो गया है बिल, राज्यसभा में भी ऐसा लगता है कि पास हो जाएगा, जिस तरह से नंबर्स फिलहाल नजर आ रहे, क्या सोचते हैं यहाँ के लोग? देखिए खुशबू, कल तो बहुत ही संशय की स्थिति थी और लोगों को जो सबसे बड़ा इतराज था कि जो वक्फ बोर्ड में जो कमेटी बनाने की बात हो रही थी, उसमें कहा जा रहा था कि गैर मुसलमानों को जगह मिलेगा, उसको लेकर लोगों को ज़्यादा इतराज़ था। लेकिन कल जैसे ही बिल पास हुआ और ये कहा गया कि जो आम गरीब लोग हैं, जो गरीब मुसलमान हैं, उनको जो वक्फ की ज़मीन है उसका बहुत फ़ायदा नहीं मिलता, बल्कि मुसलमान कम्युनिटी में जो तबंग हैं, जो रसूखदार लोग हैं, उसका वो ज़्यादा बेनिफिट उठाते थे। लाखों एकड़ ज़मीन है मस्जिद के पास, लेकिन उसका उपयोग या तो निजी कामों के लिए होता है या फिर उसके नहीं काम होते हैं। देखिए जो इबादत की जगह हैं, चाहे वो मस्जिद हो चाहे ईदगाह हो, वहाँ पर लोगों को एतराज़ हो सकता है। लेकिन जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, जो कॉमर्शियल यूज़ में आते हैं या ऐसे ही पड़ा रहता है या किसी के कब्जे में होता है, उसको लेकर आम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। हमारे साथ में कुछ आवाम के लोग जुड़े हुए हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो वक्फ बोर्ड है, जिसको लेकर बिल एक नया जो अमेंडमेंट आया है, उसको लेकर इनका क्या राय है। जैसे कि कल बिल जो है वो पास हो गया एक तरह से, अमेंडमेंट बिल। उसमें कहा गया कि जो लाखों एकड़ ज़मीन है वो वक्फ बोर्ड के पास है, उसका कोई उपयोग नहीं होता, अगर होता है तो किसी निजी हाथों के हाथ है। आम जो मुसलमान हैं, जो गरीब मुसलमान, उसको उसका फ़ायदा नहीं मिलता। क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, ये वक्फ बोर्ड बिल जो लाए हैं, ये मुसलमानों को दंडित करने के लिए लाए हैं, ना कि मुसलमानों को ये फ़ायदा पहुंचाने के लिए लाए हैं। अगर उतना ही उनको फ़ायदा पहुंचाने का मकसद है तो और भी बहुत सा ज्वलंत मुद्दा है जिसमें कि ये सरकार ला सकती है। लेकिन ये हर इलेक्शन के तौर में से, अभी बिहार में इलेक्शन होना है और जगह इलेक्शन होना है, तो वहाँ ये अपना घेराबंदी और अपना तरतीब के हिसाब से करते हैं। ये ज़मीन जब वक्फ बोर्ड का मिल्कियत, अपना मिल्कियत है, इसमें वक्फ बोर्ड ही ना है, इसमें दूसरा कोई को बैठाएंगे और आप उसको दूसरा से डिसीजन करवाएंगे, तो वो तो जाहिर सा बात है कि इनसे मुसलमानों को नुकसान ही पहुंचेगा, इससे तो फायदा होने को है नहीं। देश में बहुत सारे ऐसे मस्जिद हैं या बहुत सारे ऐसे वक्फ बोर्ड हैं जिनके पास लाखों एकड़ ज़मीन है, उसका उपयोग नहीं हो पाता, उसका फ़ायदा गरीब मुसलमानों को नहीं मिलता। हालांकि वो धार्मिक चीज़ें हैं, आपके सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है, लेकिन जब ये अमेंडमेंट लाया गया है तो उसके पीछे तर्क ये दिया गया कि भाई इस ज़मीन का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं हो पाता, गरीबों को इसका फ़ायदा नहीं मिलता। क्या इससे सहमत हैं? हम रांची की बात नहीं कर रहे हैं, हम आमतौर पर जो मस्जिद हैं, जो वक्फ बोर्ड है, जिनके पास बहुत बड़ी ज़मीन का भूखंड है और उसका कोई उपयोग नहीं होता। ठीक है, उसका उपयोग नहीं लगता, लेकिन उसका बहुत सा तरीका है। उसका अगर कोई नाजायज कर रहा है, उसके लिए लॉ है, कोर्ट है, ये सब वो सब है। लेकिन ये सरकार तो इसमें अपना आदमी बैठा के उसको करना चाह रहा है, तो ये तो छीनने का पैंतरा है ना। उसको मुसलमानों को ही अगर उसका कोई कर रहा है, नाजायज कर रहा है, तो उसके लिए लॉ है, कोर्ट है, कचहरी है, उससे आदमी उसको करवाए। उसका कुल मिला के आप संशोधन के पक्ष में नहीं है पक्ष। आपकी क्या राय? ये बोल दिए, बस वही राय है। आप लोगों का क्या राय है? सब वही राय। देखिए ज़्यादातर जो आम लोग हैं, जो आम मुसलमान हैं, चूँकि इनको सिर्फ ये कहा गया, चूँकि ये विरोध करते रहे हैं, इनका चूँकि सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, भावना जुड़ा हुआ है, जो इसके तकनीकी पक्ष हैं, जिसको लेकर सरकार ये अमेंडमेंट लाई है। हालांकि ये बिल्कुल हर बात व्यक्ति फ्री है, स्वतंत्र है अपने विचार रखने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं आमतौर पे इनको थोड़ी नाराज़गी है कि इसके और भी तरीके हो सकते थे, और वह सरकार चाहती तो इसमें कम से कम जो ज़मीन है उसको लेकर अगर कोई जबरन कोई कब्जा करता है तो उसको लेकर थोड़ी इनकी भी सहमति है। लेकिन अगर हम पूरे लबोलबाब देखें तो जो आम मुसलमान हैं खुशबू, उनमें कहीं ना कहीं इस बात को लेकर थोड़ा रंज है, थोड़ा गुस्सा है, और ये इसके विरोध में है। ठीक है राजेश, आप रहिए हमारे साथ। तो आपको बता दें, राज्यसभा में आज पेश होने वाले वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन का क्या कुछ कहना है, वो सुना देते हैं। कल का दिन तो इस पर काफी विस्तृत चर्चा हुई, पक्ष और प्रतिपक्ष ने अपनी राय रखी, और विपक्ष ये समझाने में पूरी तरह से असफल हुआ है कि इसमें अलोकतांत्रिक क्या है, असंवैधानिक क्या है, या क्या मुस्लिम विरोधी प्रावधान है। बिंदुवार एनडीए ने
सभी तथ्यों पर अपना रुख स्पष्ट किया और अंततः बहुमत से पारित हुआ। और आज राज्यसभा में भी हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि खुले मन से सांसदों का समर्थन मिलेगा और ये बिल पारित होगा। देखिए, दरअसल एक अनावश्यक भ्रम फैलाया जा रहा है। तो देखिए, तमाम सहयोगियों की मौजूदगी। अच्छा अभिषेक, देखिए सवाल ये भी है कि ये बात कह रहे थे राजीव रंजन जो प्रवक्ता हैं जेडीयू के, कि कल ये समझाने में लोकसभा में बिल्कुल असफल रहा विपक्ष कि आखिरकार ये क्यों नहीं आना चाहिए। उनकी दलीलें, उनके तर्क हैं ये, और आज राज्यसभा में देखना होगा कि क्या दलील जो विपक्ष की तरफ से दी जाएगी। अभिषेक, बिल्कुल, देखिए एक बात तो समझना होगा। देखिए ये बात साफ है, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके ये भी समझना होगा आखिरकार वक्फ बोर्ड है क्या, वक्फ बोर्ड को लेकर किस तरीके से बातें सामने आती, कैसे लोगों को गुमराह किया जाता है। देखिए तीन चीजें होती है वक्फ बोर्ड का। अगर एक होता है कि कोई भी व्यक्ति, जो मुस्लिम समाज का व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति हो, वह वक्फ बोर्ड को जमीन अपनी दान देना चाहता है। एक होता है कोई आदमी अपनी इच्छा जता दिया कि हाँ हमने दान देना है। उसका दूसरा स्टेज आता है कि हाँ उसने तैयारी कर लिया कि हाँ हमें अब दे देना ही है। लेकिन तीसरा स्टेज होता है कि हमने वक्फ बोर्ड को जगह जो अपनी है वह दान दे दी। यानी वक्फ बोर्ड को कोई भी जगह अपनी मर्जी से कोई अगर दान देता है वह वक्फ बोर्ड के अंदर आता है, वक्फ बोर्ड की जगह कहलाती है और वह हकदार उसका होता है। लेकिन सवाल यहाँ यह उठता है कि कई जगह आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे गांव हैं, कई सारे ऐसे जगह हैं जहां पर वक्फ बोर्ड ने भी अपनी नजर घुमा दी और बता दिया कि यह वक्फ बोर्ड की जगह है। उसके बाद वहां गांव का गांव, जहां पे एक भी मुस्लिम समाज का व्यक्ति कभी नहीं रहा है, न कभी है यहाँ पर, लेकिन वह गांव के गांव वक्फ बोर्ड के अंदर में आ गए। अब होता क्या है, न पूरा मामला कोर्ट पे चल सकता है, न कलेक्टर चला सकता है, न वहां विकास कार्य होता है। वक्फ बोर्ड जो चाहता है वो होता है। ऐसे एक दो नहीं, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल देखने को देश में मिलेंगे और यही कारण है कि कहीं की सरकार देखिए ला रही है तो जाहिर सी बात है उन लोगों के हक में है कि जो लोगों की जमीन जबरदस्ती हथियाई भी जा रही है। एक होता है कि देखिए जिन्होंने दान दिया है वह वक्फ बोर्ड के अंदर में आ सकता है, लेकिन कहीं मस्जिद बन गई हो, कहीं दरगाह बन गई हो, वह भी वक्फ बोर्ड के अंदर में आ जाता है। तो जाहिर सी बात है, देखिए तमाम जो नियमों का करके उल्लंघन किया जाता है और इस देश में जाहिर सी बात है कानून एक है तो उस कानून एक का पालन होना चाहिए। हर किसी के लिए अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि कहीं सरकार इस संशोधन बिल के माध्यम से सभी को न्याय देना चाहती है। इसमें देखिए कोई हिंदू समाज या कोई अन्य समाज ही परेशान नहीं है। इसमें जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो लोग भी इसमें वो भी परेशान है कि कई बार उनकी जगह भी गलत तरीके से ले ली जाती है। और यही कारण है कि इस संशोधन बिल को लोगों को समझना पड़ेगा कि वक्फ बोर्ड है क्या। लोगों को क्या लगता है यही कंफ्यूजन भी है अभिषेक, जो लोगों के बीच में नजर आया है कि वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये बिल था क्यों, है क्यों, इसमें बदलाव क्यों किया जा रहा है धीरज। और यही बात समझानी भी पड़ेगी क्योंकि आप देखिए कि अगर इतना ही सही था तो इतनी जमीन होने के बाद, इतनी करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी आखिरकार ये वर्ग अभी भी ऐसी सिचुएशन में क्यों है, एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी ठीक नहीं है। ये बात इन्हें समझनी होगी धीरज। बिल्कुल, देखिए अभी लाइव टाइम से बातचीत करते हुए जो जेडीयू प्रवक्ता है जिन्होंने कहा कि विपक्षी दल लोकसभा में यह समझाने में विफल रहे कि यह मुस्लिम समाज के हित में नहीं है, तो उनकी बात काफ़ी हद तक सच भी है कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में 1.25 लाख से ज़्यादा जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं और उनमें से 11,000 ऐसी संपत्तियां हैं जो सरकारी हैं और वक्फ घोषित हो चुकी हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर उन संपत्तियों का सर्वे कराया जा रहा है और जिलाधिकारियों से उनके बारे में जानकारी मांगी गई है। कल लोकसभा में जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस पर चर्चा कर रहे थे तो वह वक्फ अधिनियम जिसमें जो संशोधन हो रहा है वो किस तरीके से मुसलमानों के हित पे है उस पर ज्यादा उन्होंने चर्चा नहीं की। इधर उधर की बातों पर वह लगातार चर्चा करते रहे और उसको लेकर भी जो मुस्लिम समाज के तमाम सारे जो प्रतिनिधि हैं वो भले कैमरे के सामने ना बोले क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के साथ उनका वोट बैंक जुड़ा हुआ है और ऐसे तमाम सारे कारण है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कोई महत्वपूर्ण जानकारी लोकसभा के पटल पर नहीं दे पाए और वह लगातार इधर उधर की बातें करते रहे। तमाम सारे जानकारों का कहना है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तमाम सारी जो वक्फ प्रॉपर्टी हैं, करीब 4,000 से ज्यादा यहाँ पर प्रॉपर्टी हैं और उसमें जो तमाम सारे प्रमुख मुस्लिम धर्मगुरु हैं या मौलानाएं हैं, मौलाना लोग हैं, उनके पास जो संपत्तियां हैं वो चैरिटी के लिए उनका उपयोग नहीं हो रही, वो निजी हितों के लिए तमाम सारी जो संपत्तियां हैं उनका उपयोग किया जा रहा है। और यही कारण है कि तमाम सारे जो बड़े लोग हैं, कदम उठाया। धीरज आप रहिए हमारे साथ, राजेश की भी मौजूदगी है लगातार हमारे साथ। राजेश देखिए अब तो ये कुछ घंटों का इंतजार होगा क्योंकि लगभग 11 बज गए हैं, 1 बजे राज्यसभा में ये बिल आना है। ऐसे में अब नजरें इस बात पर रहेगी कि जिस नंबर गेम की बात कर रहे हैं हम, क्या बीजेपी उसे पाने में सफल होगी राज्यसभा में, ये अब बस देखने वाली बात है।
देखिए खुशबू, लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, चूंकि वहां पर संख्या बल चलता है, जिनके पास बहुमत होगा वो ये जाहिर है कि बिल उनके पक्ष में जाएगा। लेकिन जो इसका एक और पक्ष आया है वो ये है कि अगर आप वक्फ बोर्ड की बात करें, इसमें जो कमियां हैं, जहां पर दुरुपयोग हो रहे हैं, इसको लेकर जो एक परसेप्शन है, खास तौर पे जो आवाम है, जो आम समाज होता है खुशबू, उसमें जानकारी का अभाव होता है। यहाँ पर जो इनके बड़े लोग होते हैं, बड़े मुल्ला होते हैं, या फिर इनके समाज के जो इल्म रखने वाले लोग होते हैं, जब इनको ये नरेट करते हैं, एक नरेटिव सेट करते हैं कि बीजेपी ने ये फैसला लिया है इसलिए राष्ट्र विरोधी होगा, मुसलमान विरोधी होगा, ये हमारे हक में नहीं होगा, ये खेल पूरा परसेप्शन का है। लेकिन बारीकी से अगर इनको दिखा समझाया जाए कि किस समाज के लिए जो बिल लाया गया है वो इनके पक्ष में है, और पक्ष में है तो किस तरह से पक्ष में है। पक्ष में है तो जो आम मुसलमान हैं उनको ये बताना होगा कि ये जो बिल लाया गया ये उनके हक में है। यहीं पर सबसे बड़ा पेच है। अगर आप सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जिनके दुकान इससे चल रहा है, उन पार्टियों को परेशानी है और वो अपने तरीके से इसके नैरेटिव सेट करते हैं। देखिए हमारे साथ में मुस्लिम समाज से जुड़े व्यक्ति हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा मसला है, अगर इस तमाम मसलों को देखें तो नहीं लगता है कि ये ज़्यादा राजनीतिक प्रेरित है। लेकिन अगर वक्फ बोर्ड की ज़मीनों की बात करें, दुरुपयोग की बात करें, या आम गरीबों की बात करें, उसको अगर उसका फ़ायदा नहीं मिलता, तो कोई भी कानून जब देश बनाती है तो जाहिर है कि उसके पीछे एक मंशा होता है कि समाज में लोग तरक्की करें। इसको लेकर आप कितना सहमत हैं? देखिए, कोई भी सरकार में जो रहता है, कोई भी अभी फैसला लेता है तो वो अपना बेनिफिट देखते हुए करता है। और रहा बीजेपी का सवाल, तो अल्पसंख्यक लोग का आज तक ये 10 साल में जब भी रहे हैं तो आज तक ये 10 साल में इनको अल्पसंख्यक के हिसाब से कोई भी बेनिफिट देने का काम इनका नज़र में ज़मीनी स्तर पे जो आप बोल रहे हैं तो ज़मीनी स्तर पे नहीं है। और रहा वोट बैंक का, तो अल्पसंख्यक वोट बैंक इन्हीं का है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन ये सरकार जब से बैठे हैं, अटल बिहारी के सरकार में जब थे तो वो ये अल्पसंख्यक भी उनके वोट थे। लेकिन ये सरकार जब से बैठी है, मोदी जी के सरकार, तब से अल्पसंख्यक इनसे ज़रा सा पिछड़ गया है। इसलिए इनको लगता है कि नहीं वो उधर के हैं, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी सरकार जब से है, तो मोदी सरकार जब से आए हैं कुर्सी में, तब से ये अल्पसंख्यकों को चलिए अपनी अपनी सोच है। और कहीं ना कहीं इस बिल को लेकर जो एक वर्ग है वो नाराज भी है, एक वर्ग ऐसा है जिसे अभी तक कुछ पता नहीं है। लेकिन फिलहाल इन सब के बीच अब राज्यसभा में 1 बजे ये बिल लाया जाएगा। बहरहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया, धीरज, अभिषेक और राजेश की मौजूदगी। और इसी बीच आपको एक तस्वीर ये भी दिखा देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो बैंकॉक पहुंच गए। वो तस्वीरें सामने आ रही, वो तस्वीर आपको दिखा